नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। पिछली क्लास के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर बात की थी और ख़ास तौर से मैं यूएनओ की बात आपसे कर रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय ऐसे ही लिखा जाता है, इसके ऊपर वाली जो है ये ऐसे मिस्टेक है। अंतर का मतलब होता है एमंग नेशन, राष्ट्रों के बीच। तो अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है ऐसे जनरली आपको लिखा मिलेगा तो वो ऐसे मिलेगा, कोई फर्क पड़ने वाली बात उससे नहीं है, मगर सही है ना? क्या है? जब संप्रभु राज्य यानी स्वतंत्र राज्य पूरी तरीके से जो है वो समानता पर आधारित पारस्परिक सहयोग को लेकर या संस्थागत सहयोग को लेकर काम करते हैं, अंतःक्रिया रखते हैं, तो उससे जो संगठन बनता है उस संगठन को हम जनरली अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इसमें दो तीन बात जरूरी होता है। एक तो संप्रभु राज्य होने चाहिए, दूसरा समानता बेस्ड होना चाहिए, पारस्परिक सहयोग की बात होनी चाहिए, संस्थागत सहयोग की बात होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए और कंटिन्यूटी, उसमें संवेदनशीलता भी होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट उसमें करता रहे, राज्य जो उसका सदस्य है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। और इसमें मेरी बात जो चल रही थी पिछली क्लास के अंदर वो चल रही थी यूएनओ की। आज भी अपन यूएनओ की बात करेंगे कि यूएनओ कैसे अस्तित्व में आया, ये बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को यह समझना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में कुछ संगठन आपको पता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सीटो है, सेंटो है, रिक ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो है ना, वार्सा है, एंजोस है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामूहिक सुरक्षा की बात लेकर आए या क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कहीं न कहीं वो अपने आप को इस्टेब्लिश किए गए और वो बहुत यथार्थवादी थे, यानी शक्ति बेस्ड थे। यूएनओ एक इंटरनेशनल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है और आदर्शवादी सोच के साथ है। आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? आदर्शवाद का मतलब यह होता है जो ये मानता है कि इंसान जो है परमात्मा का रूप है, अच्छा है, भला है, सहयोगी है, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो आपसी सहयोग के लिए बनाता है, आपसी सहायता के लिए बनाता है, पारस्परिक सद्भाव के लिए बनाता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें शांति और सद्भाव, सहयोग पर आधारित संगठन होते हैं। रियलिटी, यथार्थवाद की इससे एकदम विपरीत होती है। वो ये मानती नहीं, हर देश को शक्ति पसंद है और शक्ति के लिए कोई भी राष्ट्र संघर्ष करता है और इसलिए आपस में जो है वो द्वंद्व रहता है। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वास्तव में शक्ति संघर्ष की राजनीति है, वो यथार्थवादी आइडियाज है। इसी को मैंने एक नाम दिया था पिछली क्लास में, बीज उपागम और भवन उपागम। बीज उपागम का मतलब क्या है? आदर्शवादी सोच वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा यूएनओ एक जो है वो आपस में सहयोग बढ़ेगा और सहयोग से धीरे धीरे आपस में वैश्विक एकता बढ़ेगी और धीरे धीरे विश्व सरकार का ये रूप ले लेगा। ऐसा मानने वाले व्यक्ति, वॉल्टर लिपमैन जैसे लोग बीज उपागम को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ भवन उपागम जो यथार्थवादी है, जो एनिस एल क्लाउड जैसे लोग हैं, वो इससे एकदम अलग बात रखते हैं। वो कहे नहीं, ऐसा नहीं है, वास्तव में अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, जिसको अपने यथार्थवादी सोच के निकट कह सकते हैं ज्यादा। ऐसे जनरली मैंने आपसे कहा कि यूएनओ एक आदर्शवादी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिसको कांग्यूशी ने थॉट दी ग्रेट यूनिटी की थॉट मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। लॉस की है, राधा कृष्णन है, पंडित नेहरू है, बटन रशेल है, ये लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं। कांट की थॉट मैंने आपसे पढ़ाई थी, इंटरनल पीस, जिसके अंदर उन्होंने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात कही। एस.जी. वेल की बात मैंने आपसे कही, जिनमें उन्होंने वर्ल्ड स्टेट की बात कही। इसी प्रकार आइंस्टीन जैसे व्यक्ति, महान वैज्ञानिक ने, और किसी को याद नहीं करना है ना, आइंस्टीन,
आइंस्टीन ने वैश्विक राजनीतिक प्राधिकरण की बात कही, स्पेनली ने संघीय विश्व व्यवस्था की बात कही, टॉयनबी ने विश्व राज्य अवधारणा की बात कही। ऐसी बहुत सारी चीजें आदर्शवाद के निकट रही, परंतु आप जानते हैं नेबुर जैसे लोग जो थे वो ये मानते थे, इल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट जो 1949 में उन्होंने लिखी, इस पर मैं बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लासेज में बात कर चुका हूं, इसलिए यहाँ बात करना ज्यादा ठीक नहीं है ना। उन्होंने कहा कि ऐसे जो विश्व सरकार है, विश्व प्राधिकरण है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है, या आप ग्रेट सोसाइटी की जो बात कर रहे हैं, ये एकमात्र कल्पना मात्र है, रियल में ऐसा संभव नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी चीजें मैंने आपसे कही थी, पर आपको यह भी समझना जरूरी है हमें कि ये यूएनओ बना कैसे। तो मैंने एक बात कही कि सबसे पहले आप देखें दुनिया का यदि ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखें, जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं या किसी रूप में बीज देखते हैं, तो विद्यार्थियों वो ऑर्गेनाइजेशन है एम्फिक्टियोनिक लीग। ये एक लीग बना था ग्रीक काल के अंदर पहली बार। आप सोचिए, ये उस समय जब जनरली सिटी स्टेट की राजनीति चलती थी, उस काल की बात है। और उस समय कुछ स्टेट ने मिलकर अपोलो के मंदिर की रक्षा के लिए, यानी डेल्फी जो नगर है, उस डेल्फी नगर में अपोलो का जो मंदिर था, सूर्य देवता का मंदिर बोलते हैं जिसको, उसकी रक्षा के लिए एक संगठन बनाया था। वास्तव में इसका उद्देश्य पीछे धार्मिक और राजनीतिक दोनों रहा था, और ये डिसाइड किया गया था उस दौरान कि जो 12 ट्राइब्स है या जनजातियां हैं, उस समय आदमी जनजातियों में रहता था, ये जातियां दो दो प्रतिनिधि भेजेगी, एक धार्मिक प्रतिनिधि भेजेगी और एक पॉलिटिकल पर्सन भेजेगी, अर्थात दो दो भेजेगी, अर्थात 24 मेंबर से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि इन राज्यों के बीच, इन सिटी स्टेट के बीच आपसी रिश्तों के बारे में, सिटी स्टेट के बीच किस प्रकार से इस मंदिर की रक्षा किए जाए, अपोलो के मंदिर की रक्षा की जाए, इसके बारे में ये डिसाइड करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को यह ध्यान रखना जरूरी है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप इंटरनेशनल, तो कंप्लीटली आपको पता, कंप्लीट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन को कहते हैं, राष्ट्र संघ को कहते हैं। इससे पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसको आप में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, मगर ये एक सिटी स्टेट का रूप था उस समय की अपन बात करें तो। जब मैं आपको रोमन काल पढ़ा रहा था तब मैंने जस जेसियस की बात कही थी, लॉ ऑफ नेशंस की बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि जो जस सिविली है, जस नेचुरला है और जस जेसियस है। जस जेसियस का मतलब क्या था? जस जेसियस का मतलब है वो कानून जो नागरिकों पर और गैर नागरिकों पर दोनों पर लागू होते थे, उसको जस जेसियस कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ नेशंस किसी रूप में अपन कह सकते हैं, जिसको बाद में आपको पता है कि जेरेमी बेंथम ने इंटरनेशनल लॉ शब्द दिया। इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जेरेमी बेंथम है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने लिखी थी। उसके बाद अपन देखें, जो पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके समझाने की कोशिश की, एक काउंसलर मूवमेंट हुआ था, आपको याद है तो मध्यकाल के अंदर जब मैं वेस्टर्न थिंकर पढ़ा रहा था तब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। हुआ यह था कि पोप की सत्ता जब अपने आप में धर्म, होली एम्पायर के दौरान जब पोप अपने आप को मान समझने लगा और पॉलिटिकल अथॉरिटी से ऊपर समझने लगा, उस समय पोप की सत्ता 3 भागों में विभाजित हो गई थी। और जब 3 भागों में पोप की सत्ता, अलग अलग पोप बैठने लगे, तो इनके बीच में आपसी समझौते के लिए, या ये कह दें कि एक जगह बैठे वो, इसके लिए एक परिषद बुलाई गई जिसको कहते हैं कंस्टेंस परिषद,
ये 1414 से लगाकर 1418 के बीच में बैठी, जिसको काउंसिलियर मूवमेंट के रूप में हम महापरिषदीय मूवमेंट के रूप में जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, उसमें यह कहा गया कि पोप बड़ा नहीं है, बल्कि पोप का चुनाव करने वाली परिषद महान है, और एक पोप को वापस एस्टेब्लिश किया गया। मार्टिन फिफ्थ नाम था, कोई था, उनको पोप बनाया गया था, आपको जानकारी हो तो। उसके बाद आपको पता हो तो ऐसे कैसे विद्यार्थियों टेस्टिक एक संघ बना था, खासतौर से जो उरी है, स्वेज है, अंडरवर्ल्डेन है, जो बाद में जाकर 1315 में बना था, और स्विट्जरलैंड बना जो बाद में जाकर। ऐसे के ऐसे वेस्टफेलिया सम्मेलन हुआ, पहली बार राष्ट्र राज्य की परिभाषा आई 1648 के अंदर। वियना कांग्रेस पहला यूरोपियन संगठन था जिसे कंसर्न ऑफ यूरोप कहते हैं या यूरोपीय संविदा के नाम से जानते हैं, जिसमें यूके हैं, ऑस्ट्रिया है, पर्सा है, रूस शामिल हुए थे, और बाद में आपको पता हो तो 1818 में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। कंसर्न ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक इतिहास है, मगर कंप्लीटली जो यहां से बीज दिखता है, यह आदिम स्थिति कह सकते हैं आप, कि प्रारंभिक यदि कहें तो यह स्थिति कह सकते हैं। इसका विकास धीरे 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 होता गया। ऐसे ही आपको पता होगा, जब डैन्यूब नदी के अंदर नेविगेशन को लेकर, जो फ्री नेविगेशन को लेकर एक कमीशन बनाया गया, जिसको यूरोपियन कमीशन फॉर द डैन्यूब कहा जाता है, 1856 में। बहुत सारे लोगों ने भी इस पर विचार रखे, जैसे फ्रांस के शासक हेनरी फोर्थ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिजाइन दी दुनिया के सामने, खासतौर से ईयू को। एक ये कहते हैं कि ये शुरुआती विचार है यूरोपियन यूनियन का, हेनरी फोर्थ का जो थॉट है, ग्रैंड डिजाइन कहते हैं। उन्होंने कहा यूरोप को 16 क्षेत्रों में बांटना चाहिए और 6 क्षेत्रीय परिषदें बनाई जानी चाहिए। ये सब बातें आपको हमने इतिहास में पिछली क्लासेज में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। विलियम पेन की बात मैंने आपसे कही, जो यूरोपियन डाइट की बात करते हैं, एमरिक कुर्से की बात कही, जो न्यू साइनिस की बात करते हैं, सेंट पियरे की बात कही, रूसो, बेंथम, कांट, इन सब की बात हमारी। ह्यूगो ग्रेशियस बहुत इंपॉर्टेंट, जो संप्रभु समानता का सिद्धांत या अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत की बात करने वाला व्यक्ति जो है, ह्यूगो ग्रेशियस की हमने बात कही। ये सब चीजें जो है, ऐसे कैसे आपको पता हो तो पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, सैमुअल मोर्डस का जो टेलीग्राफी था, उसको सार्वजनिक करने के लिए एक इंटरनेशनल सम्मेलन बुलाया गया, और 1865 में एक संगठन बना, अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफी संगठन, सबसे पुराना संगठन माना जाता है, जो यूएनओ का आपको पता है कहीं कहीं पार्ट्स है। 1974 के अंदर जाते जाते पोस्टल यूनियन बनी, मौसम यूनियन बना, 1886 में वीपो बना, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आते गए। ये मैंने ध्यान रखना, 1800 है ना, 1900 नहीं है ना, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल पोस्टल जो है 1874 में बना था, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है, 1865 से लगाकर आप देखें विद्यार्थियों 1914 तक, 1914 में इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानते हैं। इस दौरान 130 संगठन, सरकारी संगठन अस्तित्व में आए। आप इस काल में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 130 और विद्यार्थियों नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 180 से प्लस ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आए। लगभग 180-82 ऑर्गेनाइजेशन बने, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमें इंटरनेशनल दिखते हैं, संप्रभु राज्यों के बीच दिखते हैं। और इसी बीच आपको पता है हेग सम्मेलन मैंने बात की, जो 2 सम्मेलन हुए, एक 1899 में हुआ और दूसरा 1907 में हुआ, जिसके अंदर आपसी मध्यस्थता के द्वारा मामलों को निपटाने और युद्ध नियमों का निर्धारण किया गया था। और दुनिया के अंदर जिसको हम प्रथम अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहते हैं या हेग सम्मेलनों के नाम से जानते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से मेरी पिछली क्लास में हुई है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इस पर अपन डिस्कस किसी रूप में नहीं करें। हम सीधे आते हैं 1914 के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और उसके बाद
जो दुनिया बदली, उसमें पहला यदि कोई आप कहें कि व्यवस्थित तरीके से समन्वयकारी कोई संगठन था तो वो था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन कहते हैं जिसको। पूरी तरीके से आदर्शवादी सोच पर एक समन्वयकारी संस्था जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सभी प्रकार की सोच को लेकर बनाई गई और कंप्लीटली अंतरराष्ट्रीय था, क्योंकि इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी थे, इसमें एशियन कंट्रीज, जापान भी था। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीटली यदि कोई अंतरराष्ट्रीय था, क्योंकि इससे पहले जितने कंसर्ट ऑफ यूरोप वगैरह ये ऑर्गेनाइजेशन बने तो यूरोपियन थे, आप उसे महाद्वीपीय कह सकते हैं, मगर उसको आप अंतरराष्ट्रीय कैसे कहें। ये पहला था। इस के पीछे किसी की सोच थी तो वो सोच थी वुडरो विल्सन की। वुडरो विल्सन यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, इनके जो 14 सूत्र थे, उन 14 सूत्रों ने एक थॉट दिया, आइडिया दिया। जैसे यूएनओ का जो थॉट है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सोच को मानते हैं, वैसे लीग ऑफ नेशन की सोच के पीछे कोई आदमी है तो वुडरो विल्सन के 14 सूत्र। ऐसा नहीं कि केवल वुडरो विल्सन था, लॉर्ड सेसिल जो हैं, जिनको 1937 में बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का, वो भी थे। फिल्मोर की रिपोर्ट थी, कर्नल हाउस की रिपोर्ट थी, स्टम्स की रिपोर्ट थी, हर्स्ट और मिलर का प्रारूप था, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन का प्रारूप बनाया था। मगर इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे की बात यह थी, खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला आदमी था यानी यूएस था, वो यूएससी लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना। कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशन में शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी, सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी, और विद्यार्थियों ये मामला वुडरो विल्सन का सपना ही रह गया। जो संगठन बनाने वाला था वही संगठन में शामिल नहीं है, तो संगठन का भविष्य क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, दुनिया इसे शक की दृष्टि से देखती थी। कुछ लोग ये मानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो वर्साय की संधि हुई है, 1919 की वर्साय की संधि को क्रियान्वित करने का एक साधन है, ये केवल और केवल हारे हुए लोगों पर थोपी गई संधि है। उनकी 26 धाराएं जो है वो इन पर थोपी गई है, शोषण का तरीका है और कुछ नहीं। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं भी मानते, ये एक सोच का मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग मानने वाले थे। एक ईगल्टन करके हुए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो ये वर्साय की संधि की क्रियान्विति का साधन नहीं है, बल्कि इससे आगे ये अंतरराष्ट्रीय है। कईयों ने एच.जी. वेल्स, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया वेल्स को, है ना, एच.जी. वेल्स है, डी.जे. हिल्स है, इन लोगों ने कहा कि लीग ऑफ नेशन जो है ये सर्वोपरि राज्य है। गिलबर्ट मरे ने कहा ये राज्यों का संघ है। जर्मन जैसों ने कहा ये राज्यों के बीच एक बहुपक्षीय संधि है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये अपने आप में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंप्लीटली इंटरनेशनल कह सकते हैं तो लीग ऑफ नेशन है। इतिहास देखना है तो आपको मैंने यूनानी काल से बताया, वहां से आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। परंतु विद्यार्थियों, राजनीतिक बीमारियों के चलते ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाया। ये मैं नहीं, ये गियर्सन क्रिक कहते हैं कि राजनीतिक बीमारियों के चलते लीग ऑफ नेशन की मृत्यु हो गई, यानी लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। और इस लीग ऑफ नेशन का एक नया रूप जो दुनिया के सामने आया उसको यूएनओ कहते हैं, या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और यही हमारा टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक ये रहेगा, ये पढ़ेंगे अपन। बाकी बातें पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने की है, इसलिए वहां ज्यादा, यहां से अपने को एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। कहां से सोच आई, आपको ये समझना पड़ेगा इससे पहले कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो आपने आइडिया लेकर चले थे,
जो जो उद्देश्य लेकर चले थे वो सफल नहीं हुए। और इसमें आपको अच्छी तरीके से जानकारी है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विद्यार्थियों स्टार्ट के अंदर इसमें 42 मेंबर थे, 58 तक पहुंचे और लास्ट में जाते जाते 32 मेंबर रहे। अलग अलग देशों ने मौका आया तब छोड़ दिया और निकलते रहे। मैंडेट सिस्टम के कोई विरोधी थे, कई इनको अपने आप में ये मानते थे कि असफल है, कोई मतलब नहीं है। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो महामंदी के बाद दुनिया के सामने बहुत बड़ा झटका था, उस झटके में आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल साहब थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं विंस्टन चर्चिल। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। और डी गॉल साहब थे फ्रांस के। तो बहुत सारे देशों में जो शक्तिशाली देश थे, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कहते हैं मित्र राष्ट्र। और सामने थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली, और इसके साथ और भी जो छोटे मोटे देश थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। वो बात अलग है, कोई ज्यादा इसमें बेनिफिट की बात थी नहीं। इस युद्ध का जो रिजल्ट रहा, युद्ध के दौरान ही, क्योंकि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था स्टार्ट में, जब तक उनके ऊपर दिसंबर में 1941 के अंदर पर्ल हार्बर पर जब तक जापान ने हमला नहीं किया, तब तक अमेरिका अपने आप में इससे अलग था। यूरोप की धरती पर लड़ा जा रहा था, बाद में विस्तार एशिया तक होता गया, और ये हम सब अच्छी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ते हैं। उस समय विद्यार्थियों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 6 जनवरी 1941, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान भी रखना पड़ेगा, को कांग्रेस के अंदर एक वक्तव्य दिया उन्होंने। कांग्रेस मतलब यूएस पार्लियामेंट, ओके, यूएस पार्लियामेंट आप मान लें। उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह बात कब कह रहे हैं आपको पता है? ये तब कह रहे हैं जब अमेरिका युद्ध में शामिल है ही नहीं। उस समय इन्होंने ये बात कही, ये लेक्चर दिया कि हमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने उस समय विद्यार्थियों 4 स्वतंत्रताओं पर जोर दिया, जिसको हम जनरली कहते हैं 4 फ्रीडम स्पीच। इसका एक नाम दिया जाता है 4 फ्रीडम स्पीच। ये वुड्रो विल्सन की स्पीच है जो कांग्रेस में बोल रहा है। इन्होंने कहा सबसे जरूरी बात है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। पहली ऑफ स्पीच, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। उपासना की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। ऑफ वर्शिप, दरिद्रता और अभाव से मुक्ति होनी चाहिए। फ्रॉम वांट्स, अभाव से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, एक ही बात है। और भय से मुक्ति, फ्रॉम फियर। भय से मुक्ति, इन कितनी स्वतंत्रता की बात कही? विचारों की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, दरिद्रता या अभाव से मुक्ति, और भय से मुक्ति। ये 4 स्वतंत्रताओं की बात कही, इसलिए 4 फ्रीडम स्पीच के नाम से ये जानी जाती है। ये भाषण कब का है आप देखिएगा। मेरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, ये बहस है थॉट, यूएनओ की थॉट जो आ रही है उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। ये 6 जनवरी 1941 की बात है, और उस समय यूएस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं पर भी शामिल नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था 7 दिसंबर 1941 को। इसमें जो हवाई टापू है जो अमेरिका का, पर्ल हार्बर बंदरगाह का नाम है, जहां पर जापान ने
आक्रमण किया और अमेरिका को पहला झटका दिया। ये गलती भी है, कुछ भी है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अमेरिका की क्या स्थिति, क्यों किया गया, ये बातें कभी और करेंगे जब पर्ल हार्बर की बात करेंगे। ये गलती होते ही अमेरिका ने सीधा सीधा युद्ध में शामिल होने का मौका भी मिल गया, और दूसरी तरफ ये भी नहीं कह सकते कि वो शामिल नहीं होना चाहता था। उसको लगा कि अब यदि शामिल नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अमेरिका पर्ल हार्बर के हमले के बाद तुरंत शामिल हो गया और किसकी लड़ाई लड़ने लगा? लोकतंत्र और स्वतंत्रता की लड़ाई की तैयार रहना चाहिए, वो लड़ाई में खुद कूद गया। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल अमेरिका ही कोशिश कर रहा था कि वो यूएनओ बने और इस प्रकार का। यूएनओ कोई नाम नहीं आया, यूएनओ की डिक्लेरेशन जो है वो वाशिंगटन घोषणा कहलाती है। तो यहां कोई अभी तक घोषणा नहीं, यूएनओ जैसा कोई नाम नहीं आया, मगर नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अब इसको लेकर लड़ाई आगे बढ़ी, मगर इस लड़ाई में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। केवल और केवल आप ये कहें कि सरकारी प्रयास ही थे, ये बात ठीक नहीं है। उस दौरान विद्यार्थियों, गैर सरकारी भी इसमें शामिल प्रयास थे। ये मैं गैर सरकारी प्रयास इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि केवल कई बार क्या वाक्य पूछते हैं ना, उसमें उत्तर देना होता है तो ये भी देना पड़ता है कि केवल सरकारी प्रयास थे कि या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थे। नवंबर 1939 में एक आयोग बना था, जब युद्ध शुरू हो गया था सितंबर के अंदर। उस समय शांति के लिए एक अध्ययन आयोग बना था जिसको स्टडी कमीशन फॉर पीस कहते हैं। स्टडी कमीशन फॉर पीस इन 1939। यह गैर सरकारी था, मगर इसके पीछे रूजवेल्ट की पहल जरूर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति सहयोग था, उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करिए। और जेम्स शटवेल करके एक हुआ करते थे जिनको इनका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको यह काम दिया गया कि दुनिया में किस प्रकार से शांति स्थापित की जा सकती है। 39 में बना था, 44 में इसकी रिपोर्ट आई थी और इन्होंने कहा कि आक्रमण और युद्ध मानवता की रक्षा के लिए, एक मानवता के लिए बहुत बड़े पाप हैं और इसकी रक्षा करनी है तो आपको युद्ध रोकने पड़ेंगे और इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की स्थापना करनी पड़ेगी, एक वायु बल की स्थापना करनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करनी पड़ेगी, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष आयोग बनाना पड़ेगा, दुनिया को निशस्त्रीकरण पर जोर देना पड़ेगा और एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जनरल असेंबली, आम सभा होगी, जिसका सचिवालय होगा, जिसकी कार्यकारिणी परिषद होगी और कार्यकारिणी परिषद के पास ये राइट होगा कि वो युद्ध जब होता है तो युद्ध को रोकने की उसके पास स्थिति होनी चाहिए, उसके पास पावर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया में स्थापित होनी चाहिए, ये इस रिपोर्ट ने कहा, जेम्स शटवेल रिपोर्ट। जो कैसा ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है? गैर सरकारी। ऐसा का ऐसा एक विश्वविद्यालय समिति बनी थी 1949 जिसको डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन कहते हैं। उसका उद्देश्य यह था कि यूएस के विद्वानों के विचार जानना, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, उनसे यह जानना कि क्या दुनिया के अंदर शांति संभव है और किस प्रयासों से की जा सकती है, यह बहुत जरूरी है। ऐसे न्यायाधीश मेनली एवं हडसन के प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रस्ताव माना जाता है खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मामले में, क्योंकि जो मेनली है ये विद्यार्थियों में आपको जान लूं, बताने के लिए कह दूं कि इंटरनेशनल लॉ के बहुत अच्छे जानकार थे और परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आजकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसके अंदर ये जज रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और हडसन भी, इन्होंने एक बात बहुत अच्छे से कही थी, प्रारूप तैयार किया था, मैं आपको बता देता हूं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनका प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। आपको पता है ना, उसके लिए अलग लॉ है ना, अलग
अलग कानून बना। यूएनओ का जो चार्टर है उससे अलग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो है अंग यूएनओ का, मगर उसका कानून एक अलग बनाया हुआ है। वो बनाया था, वो इन्होंने बनाया था, आप ये समझ लीजिए। इन्होंने कहा किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया द्वारा इस मामलों को निपटाया जा सकता है देशों के बीच का, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें योगदान था। अमेरिकी श्रमिक संगठन ने भी इस पर अपने किस प्रकार से दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। फेडरल काउंसिल ऑफ सर्चेज ऑफ क्राइस्ट जो थी, उन्होंने भी अपनी बात कही। मेरा कहने का मतलब यह है, केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि गैर सरकारी प्रयास भी यूएनओ की स्थापना में प्रभावी भूमिका में थे। ये लाइन आपको लिखनी है, ये नहीं लिखने हैं, ये नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बात बोली वो समझाने के लिए, केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि यूएनओ की स्थापना में गैर सरकारी प्रयास भी शामिल थे। उसमें जरूर मेरी ख्याल से ये मैनली हडसन का प्रस्ताव पूछा जा सकता है, और बाकी तो देखो स्टडी कमीशन फॉर पीस मेरे ख्याल से अब देखो पूछेगा क्या नहीं पूछेगा इसके बारे में मैं आपसे डायरेक्ट तो कैसे कह दूं कि साहब यही सवाल पूछेंगे, ऐसी बात तो कहना ठीक नहीं है। मगर हमारे लिए सबसे जरूरी जो है वो जरूरी है सरकारी प्रयासों को पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। एक एक को हम पढ़ेंगे, एक एक को। यहां से हमारा टॉपिक, क्योंकि जनरली जो पढ़ाते हैं ना वो यहां से ही पढ़ाते हैं, और सबसे पहले कहते हैं लंदन घोषणा। कई लंदन घोषणा से शुरू करते हैं और कई लंदन घोषणा से शुरू नहीं करके वो कहते हैं अटलांटिक चार्टर से शुरू कर देते हैं, वो बात अलग है। हमारे आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात लंदन घोषणा रहेगी सबसे पहले, जिसके अंदर आपको जानकारी हो तो 14 देश थे और उन्होंने घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये घोषणा है, लंदन घोषणा, जून 1941। हम इसके बाद में पढ़ेंगे अटलांटिक घोषणा या चार्टर जो आया, खासतौर से हम इसकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, अगस्त में आया था, 14 अगस्त 1941। ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। चर्चिल और रूजवेल्ट मिले थे अटलांटिक महासागर के अंदर, 2 जहाजों पर छिप पर अपने, और आपको पता हो उन जहाजों पर बैठकर उन्होंने डिस्कस किया था और एक प्रारूप चार्टर तैयार किया था 8 पॉइंट, जिसकी तुलना वुड्रो विल्सन के 14 सूत्रों से की जाती है, वो अटलांटिक चार्टर से यहां की जाती है। हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉशिंगटन डीसी का यूनाइटेड नेशन की घोषणा, या इसको अपन कह दें वॉशिंगटन डीसी की घोषणा कह दें, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये 26 देश थे इसके अंदर जिन्होंने घोषणा की थी 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी 1942 पढ़ना है हमारे को, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में मास्को घोषणा, ये मास्को में मिले थे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिले अक्टूबर 1943 के अंदर। मास्को में मिले। उसके बाद एक एशिया में सम्मेलन हुआ जिसको कहते हैं तेहरान सम्मेलन या घोषणा। बहुत इंपॉर्टेंट ये घोषणा थी, तेहरान की घोषणा, नवंबर 1943 में, 1 महीने बाद ये मिले थे। ये ध्यान रखना, और कर्मिकता का भी ध्यान रखना है। उसके बाद वापस सम्मेलन हुआ ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स का हमारे को ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ाते समय ध्यान रखूंगा। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, यहाँ ब्रेटन वुड्स को ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ब्रेटन वुड्स की मैं बात कर चुका हूं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, मगर उसमें IMF वर्ल्ड बैंक जो बने वो बात एक अलग है, तो उसकी हम अलग बात करेंगे ना, यहाँ बात नहीं करेंगे। एक था डम्बॉल्टन ऑक्स, जगह का नाम है, होटल का नाम है, डम्बॉल्टन ऑक्स सम्मेलन। वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, यह सम्मेलन US में हुआ था, इसलिए इसको डम्बर्टन ऑक्स होटल का नाम है। US के अंदर वॉशिंगटन डीसी की होटल का नाम है ना, अक्टूबर 1944।
में ये सम्मेलन हुआ। उसके बाद में याल्टा सम्मेलन, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद के मतदान को लेकर जो डिस्कस हुआ वो यहाँ हुआ। फरवरी 1945 में ये सम्मेलन हुआ। याल्टा है क्रीमिया में, और क्रीमिया आपको जानकारी है उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। फिर हुआ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन, सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन यही है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये सम्मेलन जो है ये हुआ था 25 अप्रैल 1945 को, और आपको जानकारी हो इसको ये जून तक चला था, और 26 जून तक, 25 अप्रैल से लगाकर 26 जून 2 महीने चला था। और इसके अंदर विद्यार्थियों, जो सदस्य देशों ने भाग लिया था, उन्होंने इसमें साइन किए थे, और इस पर जो साइन करने के बाद देशों को अनुमोदन करना था, और जब यूएस कांग्रेस वगैरह इन्होंने अनुमोदन कर दिया, तो 24 अक्टूबर 1945 को वो चार्टर लागू हो गया जो यहां तैयार किया गया था। उस सम्मेलन को जब तैयार करके जब लागू कर दिया गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया जिसको हम विद्यार्थियों कहते हैं यूएनओ। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना। मगर हमें इतना पढ़ना, इसके बीच में और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इसमें हमने इसी बीच में ऑर्गेनाइजेशन बना था, खाद्य ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोलते हैं। ऐसे इसी बीच में आपको जानकारी हो तो एक मोरक्को के एक बंदरगाह पर सम्मेलन हुआ था, कालाबास का सम्मेलन, उसकी भी हम बात बीच में जब करना, जहाँ जहाँ ठीक लगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना डीपली पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। ये सरकारी प्रयास है, मेरा कहने का मतलब, कुछ गैर सरकारी। इन प्रयासों से यूएनओ बना। सबसे पहले अपन लंदन घोषणा की बात करेंगे, एक एक जनरल, बड़ी सिंपल बात करेंगे, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टाइम से ज़्यादा। एक बात ध्यान रखना, ये बातें मैं पहले इसलिए लिखा देता हूं क्योंकि विद्यार्थी को कर्मिकता में ये कई बार पूछा गया, इस सवाल में कर्मिकता पूछी जाती है और विद्यार्थी गड़बड़ करता है। ये मैंने वॉशिंगटन डीसी इसलिए लिखा है कि इसको यूएन डिक्लेरेशन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन बोलते हैं, घोषणा बोलते हैं, इसलिए ये मैंने लिखा है। मगर इसका सम्मेलन जो है वो वॉशिंगटन डीसी है। कई लोग यहां भी सैन फ्रांसिस्को कर लेते हैं, ये गड़बड़ मत कर लेना। और डम्बर्टन ऑक्स कोई होटल का नाम है, जगह है ना, आप ये ध्यान रखना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एशिया वालों के लिए यह है कि तेहरान में जो सम्मेलन हुआ, ये एकमात्र एशिया में सम्मेलन है। यूएनओ में एशिया में कोई सम्मेलन हुआ जनरली तो ये देखो बनाने वाला आदमी बनाएगा और पूछने वाला इसी बीच आपको ये भी डाल देगा। जुलाई 1944 जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, आपको पता है अमेरिका में हुआ था, ब्रेटन वुड जगह पर हुआ था, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है इसका भी डाल दे, जो हमारी विश्व की आर्थिक व्यवस्था को स्टेब्लिश करते हैं। उसको IMF वर्ल्ड बैंक का जो सिस्टम चल रहा है वो यहाँ से सिस्टम आया था, है ना। तो वो अलग बात है, उनकी बातें अपन अलग करेंगे, मगर यहाँ से अपन शुरू करते हैं कैसे था। पहले सबसे पहले वर्ल्ड वार चल रहा है, क्लियर बात आप समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। अमेरिका अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। वापस मैं वही बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं दिसंबर 1941 से पहले की, यानी 1942 में अमेरिका कूदा है में ना, और 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। इसमें सबसे पहली बात जो विद्यार्थियों थी, यूएनओ की स्थापना का पहला कदम माना जाता है, वो माना जाता है लंदन घोषणा। सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा इसलिए ये कहलाती है क्योंकि इस घोषणा में यह तय किया गया था कि यह जर्मनी के विरुद्ध थी, खासतौर से क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी ही ने पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। तो ये नाजी जर्मनी के विरुद्ध एक घोषणा थी कि इसको में यह कहा गया था कि हम मिलकर युद्ध और शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। 12 जून 1941 की बात थी।
और इस दिन विद्यार्थियों लंदन के अंदर, मैं आपको बता दूं, ये एक सेंट जेम्स पैलेस है, उस पैलेस के अंदर ये सम्मेलन हो रहा है और जिसके अंदर मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इंटर एलाइड डिक्लेरेशन बोला जाता है, इसको मित्र राष्ट्रों की घोषणा मानी जाती है। मित्र राष्ट्रों की घोषणा थी, ये सभी ने मिलकर कहा कि हम मिलकर, जिसमें न्यूजीलैंड भी था, जिसमें यूके था, जिसमें कनाडा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें अमेरिका नहीं है बेटा, आप समझ रहे हैं? तो इसमें अमेरिका नहीं है। दक्षिणी अफ्रीका था, बेल्जियम था, चेकोस्लोवाकिया था, ग्रीस, लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड था, फ्रांस था। ये सब मित्र राष्ट्र कहलाते। कनाडा इसमें था, है ना, खास बात ये थी कनाडा, यूके, क्योंकि आपको पता है कनाडा में यूके की गवर्नमेंट का ही एक रूप चलता है, वहां पर डोमिनियन स्टेट्स के रूप में है, अधिराज्य के रूप में वो काम करता है। आज भी कनाडा के अंदर ब्रिटेन का झंडा ऊपर रहता है। वो अभी स्थिति बदली है थोड़ी सी, बाकी उस समय तो आप जानते हैं कि वो स्थिति थी। तो ये नाजी जर्मनी के विरुद्ध पहली बार इन देशों ने मिलकर एक घोषणा की कि हम सब मिलकर नाजी जर्मनी के विरुद्ध लड़ेंगे, स्थायी शांति के लिए कोशिश करेंगे, हम अपनी मर्जी से सहयोग करेंगे, ऐच्छिक सहयोग करेंगे और युद्ध को खत्म करने को लेकर और शांति स्थापना को लेकर कार्य करेंगे। इसलिए इसको विद्यार्थियों यूएनओ की स्थापना में पहली सीढ़ी माना जाता है जनरली। बहुत, यहां कोई यूएनओ नाम नहीं आया है, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, किसी ने नहीं कहा कि यूएनओ बन गया, यह बात कहीं पर भी नहीं है। यह केवल और केवल इस प्रकार की बातें हुई। अगस्त, अब अमेरिका युद्ध में अभी तक शामिल नहीं है, मगर अमेरिका शामिल नहीं होते हुए भी अगस्त के अंदर अटलांटिक महासागर में चर्चिल के साथ रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों मिलते हैं। कहां पर? अटलांटिक चार्टर। अब ये अंटार्कटिक चार्टर, ये आप ये समझिए कि नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का, विश्व व्यवस्था का एक नया रूप था। कैसे? इसलिए कि अभी तक अमेरिका शामिल नहीं होते हुए भी अमेरिका और चर्चिल ने कहा, ऐसे उस समय से अमेरिका उधर जो है एक जहाज था अमेरिका का जिसका नाम था ऑगस्टा, यूएसएस ऑगस्टा पर बैठकर आए रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना, 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। ये यूएस के प्रेसिडेंट साहब यूएसएस ऑगस्टा में आए। ये जहाज का नाम था जिस पर वो महासागर में मिल रहे हैं। आप अच्छी तरीके से ये समझ लीजिए, ये आप ये समझ लीजिए विद्यार्थियों की अटलांटिक महासागर में बैठक हुई थी, युद्ध पोत पर बैठक हुई थी, युद्ध पोत थे, ये युद्ध पोत का नाम है ऑगस्टा, उस पर बैठक हुई थी और ये कोई एक जगह पर नहीं, इसलिए अटलांटिक चार्टर के नाम से इसको जानते हैं। चर्चिल साहब आए, एक था HMS जो प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर था, इसको SMS प्रिंस ऑफ वेल्स युद्धपोत कहते हैं, उन पर ये दोनों मिले और इसके अंदर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किस प्रकार से एक सुनहरा दुनिया बनाई जा सकती है, भविष्य कैसा होना चाहिए, इसको लेकर यहां पर विद्यार्थियों एक प्रस्तावना के साथ, ये चार्टर इसलिए कह रहा हूं, एक प्रस्तावना के साथ 8 सिद्धांतों की बात कही गई। जिस प्रकार वुड्रो विल्सन के 14 सिद्धांत है, उस प्रकार ये अटलांटिक चार्टर बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है यूएन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? तो ये था। हाँ ठीक है, चार्टर बनना अलग बात है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट 8 सिद्धांतों पर आधारित
ये अटलांटिक चार्टर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि इनमें ये कहा, बहुत आपको जानकारी है तो चर्चिल ने एक घोषणा की थी कि हम और यूके और यूएस जो है, यूएस के तो उपनिवेश थे ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का कोई प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि दुनिया में हमारा साम्राज्य स्थापित हो, ऐसा नहीं है। और हम, उन्होंने दूसरी बात कही कि वे संसार में ऐसे क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं देखना चाहते जहां पर जो वहां की जनता के विरुद्ध हो, जैसे वहां के लोग चाहेंगे वैसा हम करेंगे। मगर आपको जानकारी हो तो चर्चिल ने कहा था ये भारत पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा प्रत्येक राष्ट्र, दुनिया का हर एक देश जो है वो अपनी प्रणाली को चुनने का पूरा अधिकार होगा, स्वतंत्रता वापस मिलेगी उन्हें जो हमारे गुलाम है, भारत गुलाम था तो हम उनको स्वतंत्र करेंगे। मगर देखो चर्चिल नट गया था, बाद में चर्चिल ने कहा था कि मैं भारत पर यह बात लागू नहीं होगी। ठीक है, परिस्थितियां बदली, वो बात अलग है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। मगर ये बात इंपॉर्टेंट ये थी कि हम जो देश है वो अपने हिसाब से चलेंगे, उन्हें जैसी व्यवस्था है, वहां की जनता जैसा चाहती वैसी व्यवस्था स्थापित होगी। छोटे और बड़े राज्य जो है वो सभी आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक व्यापार और कच्चे माल के लिए सुविधा प्राप्त करने का उनके पास राइट होगा, वो मिलेगी उनको। संसार के सभी देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, ये इसके अंदर बात कही गई 8 सिद्धांतों के अंदर। नाजी आक्रमण और अत्याचार को समाप्त होने के उपरांत शांति स्थापना की जाएगी, ये बात इसमें कही गई। और ऐसी शांति व्यवस्था जो सभी राज्यों और सभी महासागरों के समुद्रों में निर्बाध रूप से विचरण का पूरा अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगी, नहीं रोका जाएगा। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी, 8वें सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत 8 था, जो याद रखना है। 8वां सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट, जो यूएनओ को इस्टेब्लिश करने में मूल सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने कहा कि संसार के सभी राष्ट्र जो है उसमें किसी के बीच शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए और स्थानीय या ये कहूं स्थायी रूप से शांति स्थापना का प्रयास होना चाहिए। सामान्य सुरक्षा, स्थायी सामान्य सुरक्षा स्थापित होनी चाहिए और इसके लिए निशस्त्रीकरण बहुत आवश्यक है। यही स्थायी रूप से सामान्य सुरक्षा की जो बात है, यही विद्यार्थियों आगे जाकर यूएनओ का बेस बना था, यूएनओ का आधार बना था। इसलिए अटलांटिक चार्टर बहुत महत्वपूर्ण चार्टर माना जाता है। यूएनओ की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार, यूएनओ को किसी ने सैद्धांतिक आधार दिया तो ये इसने दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हार्टमैन ने कहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएनओ को स्थायी आधार देने वाला कोई चार्टर था तो वो अटलांटिक चार्टर था। इसलिए कई विचारक कहते हैं कि यूएनओ की जो शुरुआत मानी जाती है वो यहां से मानते हैं, जबकि मैंने कहा कि यहां भी मित्र राष्ट्रों की आपसी घोषणा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ना। ये पहली बार आधिकारिक रूप से विश्व युद्ध के दौरान उद्देश्यों के लेकर खास तौर से जो आधिकारिक व्याख्या पहली बार हुई, वो आधिकारिक व्याख्या यहाँ पर व्यवस्थित तरीके देखने को मिलती है, वो बात तो यहाँ मिलती है ना। इसलिए यूएनओ के निर्माण के बारे में प्रथम प्रयास यही कहते हैं, वेडेनबॉश है, होगन है, ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि पहला प्रयास यही था जहां यूएनओ की स्थापना हुई। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, रूजवेल्ट ने इस पर हस्ताक्षर किए और आप देखिए, अब मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूं, रूजवेल्ट इस पर हस्ताक्षर कर रहा है, जबकि अटलांटिक चार्टर जब 14 अगस्त 1941, यहां पर तो अमेरिका युद्ध में शामिल है, या अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल ही नहीं है, फिर अमेरिका ने साइन क्यों किए? एक बहुत सिंपल सी चीज आती है। तो कई बार इसकी आलोचना भी वहां के जो तटस्थतावादी लोग थे वो ये कहते थे, और शिकागो ट्रिब्यूनल एक पत्रकार ट्रिब्यून करके एक पत्र निकलता है, उसने लिखा भी था कि इस पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का साइन करना वास्तव में एक अर्थहीन और बेकार है,
क्योंकि जो उसका पार्टी नहीं है, युद्ध के अंदर अभी तक शामिल ही नहीं है, तो वो किस अधिकार से उस पर साइन कर रहा है? उसके अंदर भाई पार्टिसिपेट हो, युद्ध में अंदर अमेरिका शामिल हो इस दौरान, क्योंकि अमेरिका तो 42 में शामिल हुआ, ये 41 में हुआ, तो इस पर साइन क्यों कर रहा है? और करने की जरूरत कहां है? क्यों आप इसकी ऐसा मतलब कोई ना कोई आधार ही नहीं है आप। मगर हमें यह समझना है, जनरली पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले आदमी को यह समझना है कि इससे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का उल्लेख भले ही इसमें नहीं किया गया हो, मगर इस अंटार्कटिक चार्टर का जो 8वीं बात थी, 8वां सिद्धांत था, वो सामान्य सुरक्षा की जो बात कही गई है स्थायी रूप से, ये यूएनओ का कहीं ना कहीं आइडिया देता है ना। ये बात मैं कह रहा हूं, यहां कहीं यूएनओ शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए इसको पहला प्रयास यूएनओ की स्थापना में कहते हैं, मगर यूएनओ में अभी तक यूएनओ जैसा कोई नाम नहीं आया। तीसरा, लंदन के वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक घोषणा हुई, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, 1 जनवरी 1942। अब नाम आ रहा देखो, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया है? रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कब हुई? जनवरी 1942। कहां पर हो रही है? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 26 देश, 26 कंट्रीज यहां पर थे हस्ताक्षर करने वाले इस पर, और इन्होंने यह कहा कि जो भी देश दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे, घोषणा करेंगे, लड़ने की घोषणा करेंगे, उन सब को, ये कौन है? संयुक्त राष्ट्र कौन है? संयुक्त राष्ट्र वो है जो दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे। ये सब के सब संयुक्त राष्ट्र कहलाएंगे, सब के सब संयुक्त राष्ट्र कहलाएंगे। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह शब्द का प्रयोग किया, और 3 जनवरी 1942 को इस पर बात चर्चिल ने भी साइन कर दिए। शब्द प्रयोग आप ध्यान रखें, शब्द का प्रयोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट देश थे जो इसके अंदर भाग लिया। बेल्जियम ने भाग लिया, कनाडा ने लिया, कोस्टारिका ने लिया, क्यूबा ने लिया, चेकोस्लोवाकिया ने लिया, अल सल्वाडोर ने लिया, ग्रीस ने लिया, दक्षिण अफ्रीका, जो देश मैं आपको बता दूं लंदन घोषणा में थे, पोलैंड ने लिया, कनाडा ने लिया, न्यूजीलैंड ने लिया, यूगोस्लाविया ने लिया। यहां कोई भारत कुछ नहीं है। और इन्होंने कहा जो भी दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करेंगे, शामिल हो जाएंगे, घोषणा कर लेंगे, वो सब संयुक्त राष्ट्र कहलाएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की घोषणा थी वॉशिंगटन डीसी में। वेगनबॉस एंड होगन जैसे लोग मानते हैं कि ये यूएनओ की स्थापना के अंदर दूसरा प्रयास था जो यहां किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1 जनवरी 1942, 26 देश इसमें शामिल थे। अब देखो दूसरी बात, इस दौरान विद्यार्थियों एक कृत्रिम बंदरगाह मोरक्को का, जिसका नाम था कासाब्लांका, ये कासाब्लांका बोला जाता है। जनरली मैंने इसलिए ये शब्द लिखा है क्योंकि कई जगह इसको कासाब्लांका भी लिखा होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक कॉन्फ्रेंस थी और सवाल पूछेंगे, मैं आपको बता देता हूं कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसके बारे में सवाल जनरली पूछ लेते हैं। ये कहां है? मोरक्को में है। मोरक्को का एक कृत्रिम बंदरगाह है और उस समय मोरक्को फ्रांस के अधीन था। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। 14 से 20 जनवरी 1943 को यहां पर देश मिले, जिसमें रूजवेल्ट और चर्चिल ने अपनी सैनिक सलाहकारों के साथ बैठक की। 3 लोगों ने यह भाग लिया था, एक तो रूजवेल्ट ने लिया, एक चर्चिल ने लिया
और उसके बाद में डी गॉल भी शामिल हो गए थे, इसलिए डी गॉल मैं लिख देता हूं फ्रांस में आगे। इन्होंने अपने सैन्य सलाहकारों के साथ एक बैठक की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक मानी जाती है इसमें, और इसमें यह निर्णय लिया गया कि इटली पर आक्रमण किया जाए और जर्मनी के जो क्षेत्र है उसका अधिग्रहण किया जाए। यह बात उन्होंने यहां पर तय की थी। संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो शांति तभी स्वीकार करेंगे जब धुरी राष्ट्र जो हैं वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो हम किसी भी रूप में युद्ध नहीं रोकेंगे। इटली पर आक्रमण किया, जर्मनी का अधिग्रहण करने का, उत्तरी फ्रांस वगैरह का जो क्षेत्र था कराने से पहले उन्होंने कहा भाई हमें मोर्चे खोलने चाहिए, सीधी सी बात है, और यदि हम ये नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इससे एक इंपॉर्टेंट बात यह है इस सम्मेलन की कि इसमें यूएस के बीच और यूके के बीच में जो सैनिक रणनीति है उसको मजबूत करना था। मूल टारगेट तो सैनिक रणनीति को मजबूत करना था, मगर यहां एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें यह कहा गया कि धुरी राष्ट्र यदि आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बिना शर्त आत्मसमर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज कर रहा हूं, आप लिख देना। अनकंडीशनल सरेंडर की बात कब कही गई? ये इस सम्मेलन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, और ये ऑफर दिया गया इनको कि आप सरेंडर कर दीजिए, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं। डी गॉल भी ऐसे, ये फ्रांस में सम्मेलन देखें तो मोरक्को फ्रांस के अधीन है। ये कोलाबास का जगह कहाँ है? फ्रांस में है। एक बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम है, जहां पर ये सैन्य सलाहकारों के साथ रूजवेल्ट और चर्चिल बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में लास्ट में जो है डी गॉल भी आते हैं और डिस्कस होता है, और उनको ऑफर देते हैं कि आप बिना अनकंडीशनल सरेंडर कर सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य सैन्य रणनीति को ठीक करना था, उसे मजबूत करना था। इसको लेकर उस दौरान ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद विद्यार्थियों आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या पेपर बनाने वाले ने ये देख लिया है कि कहां पर अटैक किया जाए ताकि विद्यार्थी गलती करें। 1943 मई जून में, इसके बाद ही 43 के अंदर ही खाद्य और कृत्रिम एक सम्मेलन हुआ था हाई स्प्रिंग के अंदर, जो वर्जीनिया में है हाई स्प्रिंग। उसमें 44 देशों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह था कि जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए खाद्य समस्या को दूर किया जाए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, यही सम्मेलन बाद में जो है वो FAO जो बना था, जिसका मुख्यालय क्यूबेक कनाडा में है, जिसमें 197 मेंबर है, आपको जानकारी हो, जो फिएट पेनिस की बात करते हैं या सबके लिए रोटी की बात करता है। ये सम्मेलन बाद में अस्तित्व में आया था, जो यूएनओ का बाद में ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक मतलब क्या कहते हैं, एक एजेंसी, विशिष्ट एजेंसी बनी थी यूएनओ की, जो हम कभी बात करेंगे तब हम खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे। अभी हम खाद्य और कृषि सम्मेलन की बात यहाँ बीच में नहीं लाएंगे ना। 43 के दौरान ही विद्यार्थियों जब ये सम्मेलन हुआ, उसके बाद अगला सम्मेलन बुलाया गया मास्को में बैठे, इसको कहते हैं मास्को घोषणा। इंपॉर्टेंट घोषणा है ये मास्को घोषणा। कुछ चीजें हो सकता है मेरी सरप्लस लग जाए आपको, तो उसको डिलीट करना मत, क्योंकि जहां मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं वहां आपको ध्यान देना है। 19 से 30 अक्टूबर 1943, 19 से 30 अक्टूबर 1943 के बीच मास्को अच्छी तरीके जानते हैं, ये सोवियत संघ का राजधानी है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। इस डिक्लेरेशन के अंदर 4 देश मित्र राष्ट्रों का पहला विदेश मंत्रियों का यह सम्मेलन था। खास बात तो ये थी, जिसमें चारों देशों ने भाग लिया, यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना। डी गॉल थोड़ा सा नाराज चल रहा है यहां पर, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा तनातनी डी गॉल के दिमाग में पहले से थी। उस समय यूएस के विदेश मंत्री हुआ करते थे कॉर्डेल हल, उन्होंने, ये विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था, ये विदेश मंत्रियों ने यहां भाग लिया था।
कॉर्डियल हल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूके के यहां पर एडन थे विदेश मंत्री, उन्होंने भाग लिया था। मोलोटोव यूएसएसआर के थे, मोलोटोव है ना, मोलोटोव, TOVE, मोलोटोव कह सकते हैं। और फू पिंगशुम, ये कौन सी गवर्नमेंट है आप समझ रहे हैं, ये वो गवर्नमेंट है जो लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवादी सरकार या चाइना में नहीं है ना। तो ये एक प्रकार से 4 देशों ने, 4 शक्तियों ने भाग लिया था, इसलिए इसको कहते हैं 4 पावर डिक्लेरेशन, 4 पावर डिक्लेरेशन, 4 शक्तियों की घोषणा कहा जाता है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सभी ने यह माना कि अटलांटिक चार्टर के अंदर जो सिद्धांत है उन पर हमें जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाना चाहिए। यदि अटलांटिक चार्टर में जो बातें कही गई है उसको हम मानते हैं, यह बात इसमें पहली बार कही। किसी को भी किसी प्रकार का कोई, हमें देश मित्र राष्ट्र है, इनके बीच में किसी प्रकार की दरार नहीं हो, हमें रोकना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मित्रता बनी रहे और संप्रभुता के, समानता के सिद्धांत पर आधारित हमें काम करना चाहिए। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उनमें राज्यों के बीच में आपसी इक्विलिटी होगी, समानता के सिद्धांत का पालन करेंगे। और हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि जो नाजी अपराधी है, जर्मनी के जो अपराधी है, उनको हम सजा देंगे और सजा देने का हम संकल्प लेते हैं। यह बात इस मास्को घोषणा में कही गई थी। मोलोटोव, कॉर्डियल हल, एडन और फू-पिंग-शुम, इनके बीच की यह बातचीत थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मानी जाती है, मास्को घोषणा। मास्को घोषणा के बाद विद्यार्थियों एक सम्मेलन बुलाया गया तेहरान में, यह एशिया में था, तेहरान सम्मेलन। आप समझ रहे हैं, तेहरान का मतलब क्लियर हो गया, एशिया है ना। एशिया के अंदर ये पहली बार, ईरान की राजधानी है, अब इससे ज्यादा तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। नवंबर 1943, नवंबर से लगा, नवंबर दिसंबर में, ये 1 दिसंबर तक चला था, नवंबर 1 दिसंबर 1943 ईरान के अंदर यह सम्मेलन बुलाया गया। 3 चर्चिल ने भाग लिया, स्टालिन ने भाग लिया, सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भाग लिया। यानी जो चर्चिल है, रूजवेल्ट है और स्टालिन, इन तीनों को क्या कहते हैं, बिग 3 बोला जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको कहा जाता है बिग 3। ये बिग 3 ने भाग लिया, तीनों बड़ों ने भाग लिया, 3, यूके, यूएस एंड यूएसएसआर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विद्यार्थियों, ये पहला ऐसा सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन था, जिसमें मुखियाओं ने भाग लिया, डायरेक्ट सीधा सब ने भाग लिया, चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन जैसे भाग ले रहे। यूएसए और यूएसएसआर इस दौरान संपर्क में आए, पहली बार यह संपर्क में आ रहे हैं, रूजवेल्ट और स्टालिन संपर्क में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया में होने वाला पहला सम्मेलन है और इसमें यह घोषणा की गई कि एक दिन ऐसा आएगा जब संसार के सभी मनुष्य सुखमय जीवन जिएंगे, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेंगे। यह बात स्टालिन ने उस दौरान कही थी, रूजवेल्ट ने उस दौरान कही। हम सबका अपना कार्य है कि हम इच्छा अनुसार, अंतःकरण के अनुसार कार्य करेंगे, ये बात यहां कही गई। इसमें सबसे जरूरी बात, युद्ध के दृष्टि से देखें तो जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने की बात कही गई, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी ने जब पोलैंड के आक्रमण के बाद रसिया पर आक्रमण किया तो जर्मनी आगे बढ़ रहा था और सामने से पीछे की तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन ने रास्ता नहीं, अपना मोर्चा नहीं खोला, तो जर्मनी को एक तरफा आगे बढ़ने का मौका मिल गया था। यहां चर्चिल ने स्टालिन से यह प्रॉमिस किया,
अमेरिका ने यह प्रॉमिस किया, रूजवेल्ट ने, कि हम दूसरी तरफ से भी जर्मनी पर आक्रमण करेंगे और दूसरा मोर्चा खोलने की बात कही। बिना शर्त के आत्मसमर्पण की बात को अब भी रखा गया। युद्ध के बाद हम शांति स्थापना की, शांति व्यवस्था की बात इसमें कही गई। ये तेहरान सम्मेलन की सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो चली। उसके बाद 44 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ। 44 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मैंने आपसे कहा, जिसमें IMF, IBRD जैसे संगठन अस्तित्व में आए। वो बातें हमारे को यहाँ करने की जरूरत नहीं है और ना ही ऐसी यहाँ जरूरत मुझे लगता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब मोड़ पर आ गए। देखो 43 आ गया है, 44 तक हम जा रहे हैं। 44 में आते आते अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन के एक होटल, जिस भवन या होटल कहें या भवन कहें, जिसका नाम था डम्बोल्टन ऑक्स, उसके अंदर 4 बिग 4 का सम्मेलन हुआ। डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन, डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन कब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मेरे ख्याल से ये स्टार बना लेना चाहिए। अक्टूबर 1944 इन वॉशिंगटन US। अब इससे ज्यादा तो लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत है। इसमें 4 देशों ने भाग लिया, US, UK, USSR प्लस चाइना। इनमें ये 2 भागों में हुआ। ऐसे सम्मेलन में आपको बता दूं 2 भागों में हुआ, जिसके अंदर पहले के अंदर ये 3 थे, इन्होंने भाग लिया। डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन की खास बात थी कि ये पहले अगस्त के अंदर जब शुरू हुआ था तो 21 अगस्त से लगाकर अक्टूबर तक चला था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चला था। 21 अगस्त से शुरू हुआ था, 21 अगस्त टू चला था, आप समझ लीजिए। दूसरा जो चरण चला उसमें USSR के स्थान पर चाइना के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो पहले में ये इन तीनों ने लिया था, और दूसरे सम्मेलन का जब दूसरा भाग शुरू हुआ था उस समय विद्यार्थियों USSR ने भाग नहीं लिया, और ये जो है इन्होंने भाग लिया है ना, सॉरी, इन्होंने भाग लिया, तीनों ने, USSR ने भाग नहीं लिया। तो ऐसे करके ये 2 पार्ट में चला था। खास बात ये इसकी, जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो चार्टर यहां तैयार किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनाइटेड नेशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन, युद्ध खत्म होने के बाद एक संगठन का निर्माण होगा। वो संगठन का स्वरूप क्या होगा, जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद जो संगठन बनेगा उस संगठन का स्वरूप क्या होगा, उसमें कौन कौन से अंग होंगे, ये बात इस सम्मेलन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। यहां आया गया। इस डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन में प्रारूप तैयार करने का काम अमेरिका के राज्य विभाग को दिया गया, विदेश विभाग को दिया गया, आप तैयार करिए। तो अमेरिका के US किसी व्यक्ति ने तैयार नहीं किया, अमेरिका के राज्य विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया। और इस प्रारूप में उन्होंने कहा कि जो प्रारूप है इसमें 7 अंग होंगे। बहुत स्पेशल बात बताना चाहता हूं, ध्यान रखने वाली यहां से बात, जैसे जैसे UNO पर आगे बढ़ेंगे UNO की आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक इसमें कार्यकारिणी समिति होगी, जो सुरक्षा परिषद आप कह सकते हैं, वैसे ये काम करेगी। एक महासभा जिसको उन्होंने कहा साधारण सम्मेलन होगा, ये दूसरी इसमें होगी। एक सामान्य सुरक्षा को लेकर होगी, एक यहां पर इन्होंने कहा अस्त्र आयोग होगा, जो निशस्त्रीकरण को लेकर वगैरह कुछ काम करेगा। एक परिषद बनेगी, एक सचिवालय बनेगा, और एक न्यायपालिका बनेगी। ये 7 इस प्रकार से बनेंगे। और ध्यान दें,
इसके अंदर जो प्रस्तावना तैयार की गई थी, इस चार्टर की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में आपको अच्छी तरीके से पता है मानवाधिकारों पर जोर है, मानवाधिकारों और शांति पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो यहां पर है। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी। एक आपको पता हो तो स्टम्स जो है, जो दक्षिणी अफ्रीका के नेता थे, उन्होंने एक प्रस्ताव यहां रखा कि शांति की स्थापना के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, स्टम्स प्रस्ताव जो था उसमें इन्होंने ये कहा कि 4 जो सुपर पावर है, बड़ी शक्तियां जो है, इनको दुनिया के अंदर शांति स्थापना में बड़ा हाथ है, इसलिए इनको विशेष स्थान मिलना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम ही है। विशेष स्थान का मतलब आप समझ गए कि इनको वीटो पावर जैसी स्थिति मिलनी चाहिए। इसके साथ इस चार्टर पर विचार विमर्श हुआ, संगठन पर जो ये विधान बनाया गया यूएस राज्य विभाग द्वारा, इस पर डिस्कस हुआ कि कानून कैसे, चार्टर कैसे काम करेगा। इसमें एक अंग अलग से यूएसएसआर ने प्रस्ताव रखा, भाई आप ऐसे करिए, ये बना रहे हो तो आपको इकोसॉक भी बनाना चाहिए। तो इन्होंने इकोसॉक बनाने का एक प्रस्ताव रखा। यहां खास बात थी, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपको ये और ध्यान भी ये चीजों का रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखेंगे तो किसने किसका प्रस्ताव रखा ये बात समझ में नहीं आएगी कि अलग से जो गरीबी है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय है, इसलिए सामाजिक आर्थिक एक परिषद बननी चाहिए। तो ये प्रस्ताव इन्होंने रखा। ऐसे यूएसए ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई ब्राजील जो है इसको आप स्थायी सदस्य बनाओ। जो सुरक्षा परिषद है उस परिषद के अंदर आप स्थायी सदस्य हमें बनाया जाना चाहिए, मगर इसका विरोध यूके ने और यूएसएसआर ने दोनों ने किया, इसलिए ऐसा नहीं हो सका। यूएसएसआर ने कहा 16 राज्यों को स्वतंत्र रूप से इनके अंदर जगह दो। जो हमारा यूएसएसआर बना हुआ है, यूक्रेन वगैरह जो उस समय अलग तो नहीं थे, मगर इन्होंने कहा ये स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित संगठन की सदस्यता दो इनको, मगर इसका यूके ने भी विरोध किया, यूएसए ने भी विरोध किया। सबसे अधिक जो मतभेद रहा, सबसे अधिक वो मतभेद यहां इसमें ये रहा, डम्बल्टन ऑक्स में, वो रहा विद्यार्थियों सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया को लेकर। वोट कैसे देंगे? कुछ देश ये चाह रहे थे कि सुरक्षा परिषद के अंदर बहुमत से निर्णय हो, जो लोग सदस्य हैं उनका बहुमत से निर्णय होना चाहिए। कुछ ये चाह रहे थे कि नहीं, एक देश का भी वीटो हो जाए तो पूरी तरीके से वीटो माना जाना चाहिए। जैसे यूके ने कहा कि स्थायी सदस्यों के वीटो के पक्ष में तथा जिन सदस्य आपस में बहुमत से निर्णय कर दे तो हो जाना चाहिए। तो यूएसएसआर ने कहा नो, एक भी ने यदि विरोध किया तो वो वीटो होगा, वो काम नहीं होना चाहिए। यूएसए भी इस बात के फेवर का था कि शांतिपूर्ण समझौतों में सबकी सर्वसहमति यानी स्थायी सदस्यों की सर्वसहमति होना आवश्यक नहीं है। पर यूएसएसआर को लगता था, स्टालिन को लगता था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तो फ्रांस, ये चाइना, ये यूके और यूएसए, ये तो 4 होके फैसला कर लेंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। क्योंकि उस समय चाइना का मतलब लोकतांत्रिक चाइना है ना, अमेरिका के फेवर वाला चाइना है ना, कि साम्यवादी चाइना की बात मैं नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा किसी भी स्थिति में सर्वसम्मति पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। 5 स्थायी सदस्य में एक भी असहमत है तो फैसला नहीं होगा। ये यूएसएसआर का अपना, और यूएसएसआर अच्छी तरीके से समझता था, क्योंकि आप अच्छी तरीके जानते हैं अब दोनों के बीच के विवाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दोनों वर्गों में विभाजन, एक तरफ लोकतांत्रिक और साम्यवाद के बीच की स्थिति तो पैदा हो गई थी। कहीं न कहीं डाउट आपसी थॉट में लगता ही था, और स्टालिन अपने आप को बहुत सेफ्टी के साथ वो देख रहे थे कि अपने को तो ऐसा खेलो, हमें ताबड़तोड़ पारी खेलने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की तरह आते ही ठोकना शुरू करो, 10 मिनट 12 ओवर में खेल खत्म हो जाए, ऐसा अपन नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विवाद का कारण है, सबसे बड़ा कारण विवाद का इसमें यही था।
जिसको छोड़ दिया गया, बाद में काम बाद में विचार करेंगे। और आपको अच्छी तरीके से पता है याल्टा सम्मेलन में इस पर निर्णय लिया गया था। सम्मेलन के अंदर विद्यार्थियों खास बात थी इसके डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन में कि सुझाव दिए गए 112 अध्यायों में प्रकाशित किए गए, जिसमें उद्देश्य सबसे पहले रखे गए, फिर सिद्धांत, सदस्यता में आगे बात करूंगा, सदस्यता, प्रमुख अंगों में केवल इसमें आपको बता दूं 4 अंक की बात थी, बाद में 6 हो गई। जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाद में इकोसॉक भी शामिल कर दिया गया, बाद में किया गया, डम्बोल्टन ऑक्स में नहीं। डम्बोल्टन ऑक्स में तो ये 4 ही अंग रखे गए। सुरक्षा परिषद के अंदर खास बात थी कि 5 स्थायी सदस्य होंगे और 6 अस्थायी सदस्य होंगे, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। आपको पता है वो बात हो गई थी, मगर मतदान की बात नहीं हुई, डिसाइड अभी तक नहीं हुआ। निर्णय शांतिपूर्ण होंगे और असफल होने पर किसी युद्धों के आपसी अशांति देशों के बीच होती है तो वहां सुरक्षा परिषद का निर्णय होगा, वो मान्य होगा। 7 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कही गई, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के समाधान की बात कही गई, आर्थिक सामाजिक सहयोग की बात कही गई, सचिवालय की बात कही गई, इस चार्टर में संशोधन कैसे होंगे, संशोधन प्रणाली की बात कही गई, 12वें अध्याय में संक्रमणकालीन कुछ व्यवस्थाओं की बात कही गई, ट्रस्टीशिप जिसको आप बोलते हैं, न्यास परिषद जो बाद में अस्तित्व आई, अभी तक इस पर डिसाइड नहीं हुआ, तो इस पर डिस्कस किया गया। बहुत महत्वपूर्ण एक परिवर्तन था, इसको इसलिए तो विद्यार्थियों ये माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर के मामले में था वो डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन था। हाँ, सुरक्षा परिषद के लिख देना, सुरक्षा परिषद के मतदान प्रणाली पर कोई निर्णय नहीं हुआ। क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि यूएसएसआर ने विशेषाधिकार की मांग की और उन्होंने कहा कि जो निर्णय हो वो सर्वसम्मति से हो, एक भी यदि वीटो करता है तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा, जबकि इसके फेवर में यूके और यूएसए नहीं थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर्चिल ने उस समय एक बात कही थी कि यूएसएसआर किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल नहीं होना चाहता जहां छोटे छोटे राज्य जो है बहुमत के आधार पर बड़े राज्यों की अवहेलना कर दे, ऐसा यूएसएसआर चाहता ही नहीं। यह कमेंट था उनका, सर्चिल का यूएसएसआर पर। न्यास परिषद का इसमें कोई सुझाव नहीं था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई देश ये चाह रहे थे कि जो मैंडेट सिस्टम चल रहा था लीग ऑफ नेशन का वो आगे चलना चाहिए, मगर बाद में डिसाइड किया गया ये भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस डम्बोल्टन ऑक्स की जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसा फ्रेडरिक सोमा ने लिखा कि यूएनओ की रूपरेखा किसी वुड्रो विल्सन की कृति नहीं है जैसा लीग ऑफ नेशन की है, बल्कि डम्बोल्टन ऑक्स सम्मेलन में एकत्रित यूएस, यूके, यूएसएसआर और चीन के प्रतिनिधि मंडलों की कृति है, जिसको यूएस राज्य विभाग ने तैयार किया था। यह यूएनओ का चार्टर था जिसको तैयार किया गया, मगर अभी तक लास्ट रूप नहीं दिया गया। इन्होंने डिसाइड किया हम आगे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? तो डिसाइड हुआ याल्टा में मिलेंगे, क्रीमिया में मिलेंगे, यूएसएसआर में मिलेंगे। अगला सम्मेलन डम्बोल्टन ऑक्स के बाद में हुआ याल्टा सम्मेलन। याल्टा कहां है? याल्टा विद्यार्थियों क्रीमिया में है। क्रीमिया उस समय क्या स्थिति में था? यूएसएसआर की स्थिति में था। यूक्रेन जिसको आजकल कहते हैं, कभी यूक्रेन का भाग क्रीमिया था, वहां पर ये मिलते हैं। 4 से 11 फरवरी 1945, 4 से 11 फेब 1945 को ये देश वापस मिलते हैं। किस पर विचार करने के लिए? पूर्व में जो विवाद है उस पर विचार करने के लिए, जो विवाद है उसको दूर करने के लिए याल्टा नगर में यह सम्मेलन बुलाया जाता है। कौन भाग लेंगे? क्लियर बात है, यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना, ये इसके अंदर बैठे। यानी स्टालिन बैठा, सर्चिल बैठे, सर्चिल के साथ विद्यार्थियों रूजवेल्ट साहब बैठे, और ये सब एक साथ बैठकर मिलकर बात करने लगे। यहां ऐसे जनरली चाइना ने प्रतिनिधि मंडल को, विवाद कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहां विवाद जो है वो दोनों इन देशों के बीच का है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये, आप समझ रहे हैं, ये एक साथ मिलने की स्थिति थी।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो विद्यार्थी के हिसाब से है वो है मतदान प्रक्रिया को लेकर। एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझना है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होंगे ये डम्बर्टन ऑक्शन में तय हो गया। मतदान प्रणाली डिसाइड नहीं हुई है, मतदान प्रणाली का डिसाइड करना अभी तक नहीं था। तो यहां पर मतदान प्रणाली में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, वो आई डबल वीटो, जो आज भी यूज होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ये यहां पर आया था। इसमें यह डिसाइड किया गया कि कार्य विधि संबंधी मामलों में सब्जेक्ट्स में 5 स्थायी सदस्यों सहित 7 सदस्यों का मतदान आवश्यक होगा। 5 + 6 है 11 में से 7 चाहिए, मगर 5 स्थायी सदस्य शामिल होना जरूरी। कार्रवाई संबंधी मामलों में कार्यविधि संबंधी मामले और कार्रवाई संबंधी मामले, यदि कार्रवाई संबंधी मामले हैं तो उसमें 11 का बहुमत, और यदि कार्यविधि संबंधी मामले हैं तो 5 स्थायी सहित 7 होने चाहिए। 5 स्थायी उसमें होना बहुत जरूरी है। यदि 5 स्थायी में से एक भी शामिल नहीं है तो वो वीटो माना जाएगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और आपको पता इसका फायदा यूएसएसआर ने बहुत उठाया, विवाद सॉल्व हो गया, यानी यूएसएसआर की बात को यह माना गया। अब दूसरी बात थी, यूएसएसआर ने जो 16 गणराज्यों को शामिल करने की बात कही गई थी, उसको मान को निर्णय नहीं लिया गया। उसको कहा गया कि आपको ये सदस्यता नहीं दे सकते, केवल यूक्रेन बाइलो इनके बारे में कुछ डिसीजन किया गया, बाकी कोई भी शामिल नहीं किया गया। न्यास प्रणाली को इसमें शामिल करने की बात थी। अब आ गई न्यास प्रणाली, यहां आई ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, समझौता किया जाए और हम मैंडेट नहीं चलेगा, न्यास प्रणाली। और न्यास प्रणाली में यह था कि जब देश योग्य हो जाएगा तो उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्टेब्लिश हो जाएगा, वो अपने हिसाब से अपनी शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एक बात इसमें यह कही गई कि भाई हम जो इसके बारे में जो अगला निर्णय हम करेंगे, चार्टर पर जो साइन करेंगे, इसके लिए हम एक अगला सम्मेलन बुलाएंगे सैन फ्रांसिस्को में। ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की बात यहां हो गई थी, हम डिसाइड करेंगे। और उसके अंदर जो उपस्थित सदस्य है, जो दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध 1 मार्च 1945 से पहले जो युद्ध को घोषणा कर देंगे, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं और इस चार्टर को, यूएनओ के चार्टर को मान सकते हैं। तो अगला सम्मेलन इस याल्टा के बाद में होना था, वो था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अब आते हैं अपन सैन फ्रांसिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर साइन हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। 25 अप्रैल से लगाकर 25 अप्रैल टू 26 जून 1945, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो तो इस दिन साइन हुए हैं ना, और भारत ने भी साइन इस दिन किए हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। 26 जून 1945 तक ये चला था। यूएनओ के चार्टर को अंतिम रूप यहां दिया गया, यूएन चार्टर को अंतिम रूप यहां दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये पैसा सम्मेलन था जिसमें 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 50 देशों के प्रतिनिधियों के 282 रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। भारत की ओर से भी आपको पता है रामास्वामी मुदालियर साहब थे और विद्यार्थियों वीटी कृष्णमाचारी साहब थे, जो इसके अंदर हमारी ओर से भारत की तरफ से गए थे। और इसके साथ विद्यार्थियों 1500 से ज्यादा सलाहकार थे, 282 देशों प्रतिनिधि थे 50 देशों के। और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये महान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, ईपी चेंज ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ट्रूमैन उस समय, अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब की डेथ हो गई और उपराष्ट्रपति अमेरिका के थे, वो थे विद्यार्थियों ट्रूमैन, तो ट्रूमैन बन गए राष्ट्रपति। तो यहां पर एक बात चेंज है, वो है यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रूमैन। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की डेथ हो गई। उन्होंने एक बात कही कि विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सम्मेलन ऐसा कभी नहीं हुआ
जो भविष्य में शक्ति का भार इस सम्मेलन के सदस्यों पर रहेगा और उन्हें यह काम करना है कि दुनिया में किस प्रकार से वो शांति स्थापित करते हैं। डम्बल्टन ऑक्स की कार्यसूची को स्वीकार किया गया, जो बातें कही गई थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। याल्टा में तो आपको पता है केवल सुरक्षा परिषद वाला मामला था, वो निपट गया। इन्होंने कहा कि हम इसको लेकर 4 आयोगों का गठन करते हैं, अलग अलग आयोग गठन किए गए, मगर छोटे राज्यों के मामलों को लेकर विद्यार्थियों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत सेंसिटिव थे। उन्होंने कहा कि इन पर छोटे राज्यों के पर भी ध्यान दिया जाए, मगर इस पर किसी प्रकार का कोई ज्यादा ध्यान देने वाली स्थिति बनी नहीं, क्योंकि यूएसएसआर नहीं चाहता था कि छोटे राज्य जो है बहुमत के नाम पर कोई फैसला कर दे, इसलिए उन्होंने अपने वीटो के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता था। एक बात, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का पूरा जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा परिषद को सौंप दी गई और ये कह दिया गया कि सुलझाने का काम भी इनका है और निपटाने का काम भी इनका है, सब काम इनको करना है। हाँ, ऐसे मामलों में जनरल असेंबली विचार विमर्श जरूर कर सकती है, मगर ध्यान रहे जो मामला सुरक्षा परिषद के पास विचाराधीन है उस मामले में जनरल असेंबली विचार विमर्श नहीं करेगी। यह बात इस समय कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्षेत्रीय संगठनों और प्रादेशिक अभिकरणों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 51 पर डिस्कस हुआ। इकोशॉक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें इकोशॉक की जो अभी तक बात चल रही थी, जिस पर यूएसएसआर अड़ा हुआ था, उसको अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अर्थात अब क्या, पहले 4 थे सैन फ्रांसिस्को में, याल्टा में न्यास परिषद बन गई और अब ये 6ठा अंग बन गया, यानी यूएनओ में 6 अंग हो गए जो, और इसके कार्यों को बहुत व्यापक बनाया गया। छोटे, इसका 2 उद्देश्य थे इकोसॉक बनाने का, एक तो यूएसएसआर मान ले और दूसरा छोटे राज्यों को भी इसमें जगह मिल जाएगी तो वो भी खुश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। न्यास प्रणाली और उपनिवेशों के भविष्य को लेकर वाद विवाद जरूर हुआ था, इस पर डिस्कस जरूर हुआ था। कुछ देशों ने कहा, जैसे फ्रांस है, यूएस है, यूके है, हॉलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये चाहते थे कि मैंडेट प्रणाली में बदलाव नहीं करना होना चाहिए, वो वैसे के वैसे बना रखनी चाहिए। यूएसएसआर जैसे देश जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश थे, वो चाहते थे कि मैंडेट सिस्टम का उन्मूलन होना चाहिए और यहाँ पर हमें न्यास परिषद का गठन होना चाहिए। तो वाद विवाद के बाद न्यास प्रणाली की बात को ही स्वीकार कर लिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रारूप स्वीकार किया गया। 2 महीने सम्मेलन चलने के बाद ये डिसाइड किया कि 26 जून को इस पर देश जो साइन करना चाहते हैं वो इस पर साइन करे, और विद्यार्थियों 50 देशों ने इस पर साइन किए। इस दिन कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से रामास्वामी मुदालियर साहब और वीटी कृष्णमाचारी ने इस पर साइन किए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 24 अक्टूबर से पहले, यानी ये लागू होने से पहले जिन देशों ने साइन किए वो मूल सदस्य माने जाते हैं, और 51वां सदस्य था विद्यार्थियों पोलैंड, जिसने साइन किए थे 15 अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर से पहले साइन कर दिए थे, इसलिए ये मूल सदस्य के रूप में माना जाता है। 51 सदस्य मूल सदस्य है, 50 नहीं। सदस्य इस दिन साइन 50 नहीं किए, इन्होंने 51वें सदस्य के रूप में पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे, जो इस दिन किए। आपको बता दूं, ये साइन होने के बाद में आपको अच्छी तरीके से पता है कि 6 दिन बाद ही यूएस सीनेट के अंदर रखा गया। यूएस सीनेट की स्वीकृति जरूरी होती है, सीनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी, अन्य राज्यों ने भी स्वीकार कर लिया, और 24 अक्टूबर 1945 को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 24 अक्टूबर 1945 को यह विद्यार्थियों लागू कर दिया गया। और आपको बता दूं, इस दिन 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम मनाते हैं। यह ऐसे मनाना शुरू हमने 1948 में किया, और आज भी आपको पता है हम इसको यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल के अंदर यूएनओ की महासभा का पहला सम्मेलन बुलाया गया। उस समय 51 सदस्य थे, और बाद में मुख्यालय आपको पता न्यूयॉर्क स्टेब्लिश हो गया, न्यूयॉर्क में बन गया। उस समय बिल्डिंग बनी और बाद में तैयार हो गई, जिसकी बात अब आगे करेंगे। आज यूएनओ के अंदर 193 सदस्य हैं, दक्षिणी सूडान सहित
जो यूएनओ महासभा के सदस्य हैं, हम इस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यूएनओ चार्टर के अंदर जो 6 अंग है उसकी भी अपन एक एक करके, सबसे पहले महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, फिर हम बात करेंगे इकोसॉक, फिर सचिवालय, फिर न्यास परिषद और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात अपन करेंगे। मेरे ख्याल से लंबी क्लास से अच्छा है हम आगे इस पर बात करें। यूएनओ का अपना झंडा है, आपको पता है, अपना एक गान है, और ये झंडा यूएनओ का जो है 7 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया, जिस पर स्टार बने हुए आपने देखा यूएनओ का झंडा। तो ये यूएनओ का झंडा वगैरह है, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्वतंत्र राज्यों का स्वतंत्र समूह है। कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है, जो सुरक्षा परिषद सहमति जरूरी है, आपको पता है, एक तरीका है, प्रक्रिया है बनने की, और छोड़ना चाहता है तो भी छोड़ सकता है। हम आगे बात इस पर करेंगे गहराई से, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू। मस्त रहो, खुश रहो, और मेरी बात यह है कि आपको एक एक सम्मेलन के सीरियल वाइज नाम याद रखना। देखो, सैन फ्रांसिस्को, याल्टा बहुत अच्छे सम्मेलन है, डम्बोल्टनॉक्स, ये ऐसे सम्मेलन हैं जिनकी गड़बड़ लोग करते हैं, ठीक है। अटलांटिक चार्टर, 4-5 का नाम तो ऐसा होना चाहिए कि आपको उसकी डेट टू डेट याद हो, तब आप अच्छे से सवाल कर पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सब बातें रटने की जरूरत नहीं, कुछ बातों को अपने हिसाब से ध्यान रखिए कि कैसे हुआ था, बस इतना बहुत है। और इतना आप ध्यान रख लेंगे तो मेरा ये मानना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू विद्यार्थी।